हेलो दोस्तों, करेक्ट यूसेज ऑफ स्पेलिंग्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ करेक्ट यूसेज इन इंग्लिश बुक से करेक्ट यूसेज ऑफ स्पेलिंग्स चैप्टर से एक कंटेंट जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रिटिश इंग्लिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश। क्या कहना चाह रहा हूँ, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में स्पेलिंग्स को लेके कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज में डिफरेंसेस हैं। हम इस वीडियोस के जरिए उन डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ऑलमोस्ट 14 रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मैं देखेंगे कि ब्रिटिश इंग्लिश में जब कोई वर्ड यूज करते हैं तो क्या होता है और उसी वर्ड को जो अमेरिकन इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या होता है। इस तरह से कुछ 14 बातें हम इस सीरीज के जरिए पढ़ेंगे। तो क्या है इस सीरीज में, पहला रूल नंबर 1, British English rules that end in RE often end in ER in American English। मतलब ब्रिटिश इंग्लिश में जो वर्ड RE से एंड होता है वही वर्ड अमेरिकन इंग्लिश में ER से एंड होता है। जैसे कैलिबर, CALIBRE, कैलिबर, BRE, गौर करेंगे RE है लास्ट में, बट वही अमेरिकन इंग्लिश में कैलिबर इज रिटन एज CALIBER। गौर करेंगे, यहां पर है CALIBRE, बट अमेरिकन इंग्लिश में है CALIBER। क्या मतलब हुआ कि जो वर्ड ब्रिटिश इंग्लिश में RE से एंड होता है वही वर्ड अमेरिकन इंग्लिश में ER से एंड होता है। जैसे सेंटर, CENTRE, ब्रिटिश इंग्लिश के कैटेगरी में सेंटर, CENTRE, बट आप देखेंगे अमेरिकन इंग्लिश में इसको ऐसे स्पेल करते हैं CENTER। यहां पर RE है और यहां पर ER है। फाइबर, FIBRE, FIBER, अमेरिकन इंग्लिश में FIBER। नेक्स्ट है जस्ट लाइक लीटर, ब्रिटिश इंग्लिश में LITRE, बट अमेरिकन इंग्लिश में इट इज रिटन LITER, है ना, LITER। लस्टर, LUSTRE, लस्टर, अमेरिकन इंग्लिश में इट इज LUSTER, ब्रिटिश में LUSTRE, बट अमेरिकन इंग्लिश में LUSTER। नेक्स्ट थिएटर, THEATRE, इट इज रिटन थिएटर, THEATER, अमेरिकन इंग्लिश में थिएटर, लास्ट में है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, बट कुछ एक एग्जांपल्स के तौर पे इतने सारे वर्ड्स को लिखे हैं बुक में, और भी वर्ड्स लिखे गए हैं। फिर दूसरा रूल क्या है कि ब्रिटिश इंग्लिश में जो वर्ड OUR से एंड होता है वही अमेरिकन इंग्लिश में OR से एंड होता है। जैसे आर्बर, ARBOUR, इट इज आर्बर, ARBOR, मतलब यहां पर OUR है बट यहां पर OR है। नेक्स्ट इज आर्मर, ARMOUR, इट इज आर्मर, ARMOR। इट इज बिहेवियर, BHAVIOUR, but it is written, it is spelled as BEHAVIOR। गौर करेंगे, यहां पर है VIOUR, बट यहां पर है VIOR, मतलब जो OUR सेगमेंट था वो OR में बदल गया। लाइक कलर, COLOUR, और वही अमेरिकन इंग्लिश में COLOR, मतलब यहां जो OUR है वो बदल गया OR में। नेक्स्ट है इंडेवर, ENDAVOUR, बट अमेरिकन इंग्लिश में इट इज ENDEAVOR। नेक्स्ट लेबर, LABOUR, ब्रिटिश इंग्लिश में LABOUR, पर अमेरिकन इंग्लिश में इट इज LABOR। तो क्या देखा इस पहले रूल के हिसाब से कि जो वर्ड ब्रिटिश इंग्लिश में RE से एंड होता है वही अमेरिकन इंग्लिश में ER से एंड होता है। दूसरे रूल में क्या देखा कि जो वर्ड ब्रिटिश इंग्लिश में OUR से एंड होता है वही अमेरिकन इंग्लिश में जस्ट OR से एंड होता है। ये दो डिफरेंसेस है। ब्रिटिश इंग्लिश में जो वर्ड IZE और ISE से एंड होता है, जनरली ये वर्ब होता है। ये जो वर्ड जो IZE या ISE से एंड होता है वो वर्ब है। तो जो वर्ड ब्रिटिश इंग्लिश में IZE या फिर ISE से एंड होता है वही वर्ड अमेरिकन इंग्लिश में IZE से ही एंड होता है। गौर करेंगे, ब्रिटिश इंग्लिश में कोई वर्ड IZE या फिर ISE से एंड होता है, बट अमेरिकन इंग्लिश में वही वर्ड सिर्फ और सिर्फ IZE से एंड होता है। क्या मतलब है, ब्रिटिश इंग्लिश में वर्ब्स जो एंड होता है IZE या ISE दोनों ही वैलिड है, बट अमेरिकन इंग्लिश में वही वर्ब
IZE से एंड होता है तो ही वैलिड होता है। जैसे एपोलोजाइज, गौर करेंगे यहाँ पे लिखा है ब्रिटिश इंग्लिश, यहाँ पे अमेरिकन इंग्लिश। क्या यहाँ पे एपोलोजाइज APOLOGISE या फिर APOLOGIZE, दोनों ही स्पेलिंग ब्रिटिश इंग्लिश में एक्सेप्टेड है, बट अमेरिकन इंग्लिश में यही वर्ड APOLOGIZE ही एक्सेप्टेबल है। मतलब आप अमेरिकन इंग्लिश में APOLOGISE लिख देंगे तो वो वैलिड नहीं होगा, इनकरेक्ट माना जाएगा अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से। लाइक ऑर्गेनाइज ORGANISE या फिर ORGANIZE, ब्रिटिश इंग्लिश में दोनों एक्सेप्टेबल है, पर अमेरिकन इंग्लिश में इस वर्ड के लिए ORGANIZE ही एक्सेप्टेबल है, मतलब IZE ही लास्ट में जो है वो एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट लाइन रिकॉग्नाइज RECOGNISE या फिर RECOGNIZE, ये दोनों ही ब्रिटिश इंग्लिश में एक्सेप्टेबल है, बट अमेरिकन इंग्लिश में RECOGNIZE ही एक्सेप्टेबल है। तो क्या हुआ कि ब्रिटिश इंग्लिश में IZE या फिर ISE दोनों ही एंडिंग एक्सेप्टेबल है, बट अमेरिकन इंग्लिश में सिर्फ IZE, मतलब जो वर्ड एंड होता है IZE से वो एक्सेप्टेबल है। दूसरा रूल क्या कहता है कि ब्रिटिश इंग्लिश में जो वर्ड YSE से एंड होता है वही अमेरिकन इंग्लिश में उसी वर्ड के लिए YZE से एंड होता है, मतलब ये एक्सेप्टेबल है। क्या मतलब कि कोई वर्ड है, मतलब जनरली भी वर्ड ही है, अगर ब्रिटिश इंग्लिश में वो YSE से एंड होता है वही वर्ड अमेरिकन इंग्लिश में YZE से एंड होता है। ध्यान रखने वाली बात है ये। जैसे एनालाइज ANALYSE, एनालाइज, लेकिन वही अमेरिकन इंग्लिश में इसको बोलेंगे ANALYZE। गौर करेंगे ANALYSE ब्रिटिश इंग्लिश, बट यहां पर S की जगह पे Z आ गया है, मतलब Z आ गया है। क्या ANALYZE। लाइक ब्रीथलाइज BRETHALYSE ब्रिटिश इंग्लिश में Y के बाद SE है, तो वही वर्ड अमेरिकन इंग्लिश में हो जाएगा ब्रीथलाइज, लास्ट में S की जगह पे Z आ जाना है। लाइक BREATHALYZE। लाइक पैरालाइज PARALYSE इन ब्रिटिश इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश में PARALYSE, बट अमेरिकन इंग्लिश में PARALYZE। क्या देखा कि ब्रिटिश इंग्लिश में इस रूल के मुताबिक, रूल नंबर 3 के मुताबिक, ब्रिटिश इंग्लिश में जो वर्ड YZE या ISE से एंड होता है, सॉरी, ब्रिटिश इंग्लिश में जो वर्ड IZE या ISE से एंड होता है, मतलब दोनों ही एक्सेप्टेबल है, बट अमेरिकन इंग्लिश में उसी वर्ड के लिए सिर्फ IZE, मतलब लास्ट में होना चाहिए, वो एक्सेप्टेबल है। जस्ट लाइक अपोलोजाइज APOLOGISE या APOLIZIZE, ये ब्रिटिश इंग्लिश में दोनों एक्सेप्टेबल है, बट अमेरिकन इंग्लिश में इसको क्या लिखेंगे APOLIZIZE, बस एक ही ISE से एंड होता हुआ कोई वर्ड एक्सेप्टेबल नहीं है, किसमें, अमेरिकन इंग्लिश में। फिर उसी तरह से दूसरा रूल में क्या देखा कि ब्रिटिश इंग्लिश में जो वर्ड, मतलब वर्ड YSE से एंड हो रहा है वही वर्ड अमेरिकन इंग्लिश में YZE से एंड होता है। लाइक एनालाइज ANALYSE है ना, ANALYSE, YSE लास्ट में है, बट यहां पे देखेंगे ANALYZE, S की जगह पे Z आ गया अमेरिकन इंग्लिश में। अगर ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से, मतलब ब्रिटिश इंग्लिश में कोई वर्ड या कोई वर्ड, यहाँ पे बेसिकली हम जो डिस्कस करेंगे वो वर्ड के लिए होगा, बट हम वर्ड ले रहे हैं, वर्ड एक वर्ड है, राइट, इसलिए हम उसको वर्ड ले रहे हैं, बट बेसिकली इसमें ज्यादातर वर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कई बार क्या होता है, किसी वर्ड में हम एंडिंग ऐड करते हैं, एंडिंग मतलब एंड में एक पार्ट ऐड करके उस वर्ड का फॉर्म चेंज करते हैं। जैसे वर्ब है तो वर्ब से नाउन बनाएंगे या वर्ब से एडजेक्टिव बनाएंगे, तो ऐसे वर्ब किसी वर्ड से उसके फॉर्म को चेंज करने के लिए हमको एंडिंग ऐड करना पड़ता है। तो ब्रिटिश इंग्लिश में क्या है कि अगर कोई वर्ड के लास्ट में एक वॉवेल और उसके बाद एल आया हो और उसमें कोई एक ऐसा एंडिंग ऐड करना हो जो ऑलरेडी वॉवेल से स्टार्ट होता हो, तो ब्रिटिश इंग्लिश में उस एल को डबल कर दिया जाता है। बट अमेरिकन इंग्लिश में ऐसा नहीं किया जाता, अमेरिकन इंग्लिश में सिंगल एल ही रहता है। तो क्या रूल कहा कि अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में एक वॉवेल
उसके बाद एल आया हो और उसमें हमको कोई एंडिंग ऐड करना है, जैसे जो कि वॉवेल से स्टार्ट होता हो, जैसे कि ईडी या ई आर या आईएनजी, है ना। इन तीनों एंडिंग्स में आप देखेंगे ई से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ई से स्टार्ट हो रहा है वॉवेल से, यहाँ पे ई से स्टार्ट हो रहा है ई आर में वॉवेल से, और आईएनजी भी आई से स्टार्ट हो रहा है वॉवेल से। तो ये एंडिंग अगर किसी वर्ड में हमको ऐड करना है और उस वर्ड में पहले से ही एक वॉवेल प्लस एल है, तो ऐसे में ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से वो एल डबल हो जाएगा, अमेरिकन इंग्लिश में एल सिंगल ही रहेगा। जैसे अब देखेंगे ट्रैवल, TRAVEL, ई के बाद एल है, फ्यूल ई के बाद एल है, कैंसिल ई के बाद एल है। इन वर्ड में हमें अगर ये एंडिंग ऐड करना हो तो क्या होगा देखेंगे। जैसे ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से ये ट्रैवल में हमने ईडी ऐड करना था, हमने अगर ईडी ऐड करा तो क्या हो गया देखेंगे, एल डबल हो गया। मतलब ट्रैवल का ईडी ऐड करने से ट्रैवल हो गया, जिसमें एल डबल है। यहाँ पे आईएनजी ऐड हुआ नहीं, तो यहाँ पे देखेंगे डबल एल आईएनजी हो गया। यहाँ पे ट्रैवलर, यहाँ पे ईआर ऐड हुआ, तो यहाँ पे देखेंगे जो एल वाला पार्ट है ना डबल हो गया। बट वही वर्ड अमेरिकन इंग्लिश में एल एज इट इज है, मतलब सिंगल एल है। जैसे ट्रैवल्ड, TRAVLED, ट्रैवलिंग, TRAVLING, ट्रैवलर, TRAVLER। तो क्या हुआ कि ब्रिटिश इंग्लिश में कोई वर्ड अगर एक वॉवेल और एल से एंड होता हो और उसमें अगर कोई हमको एंडिंग ऐड करना है जो कि ऑलरेडी वॉवेल से स्टार्ट होता है, तो ब्रिटिश इंग्लिश में वो एल डबल हो जाता है। बट अमेरिकन इंग्लिश में एल डबल नहीं होता, सिंगल एल रहता है। जैसे देखिए फ्यूल, FUEL, यहाँ पे वॉवेल और उसके बाद एल आया है। ब्रिटिश इंग्लिश में ये एल डबल हो जाएगा अगर आप इसमें ED ऐड करेंगे या ING ऐड करेंगे। जैसे फ्यूल, FUELLED, है ना, फ्यूल। Fueling, FUELLING, but American English में single L है, just like fuel, FUELED, FUELING. Cancel, CNCELLED, क्योंकि E के बाद L है, तो अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से यहाँ पे ED जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा CNCELLED, बट वही अमेरिकन इंग्लिश में सिंगल L के साथ क्या हो जाएगा CNCLED। तो क्या रूल देखा कि कोई वर्ब है या कोई वर्ड है, उसमें अगर हमको एक ऐसा एंडिंग ऐड करना है जो ऑलरेडी वॉवेल से स्टार्ट होता है, जस्ट लाइक ED, ER, ING, तो ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से एल डबल हो जाएगा और अमेरिकन इंग्लिश में वो एल सिंगल ही रहेगा। अब दूसरा मतलब नेक्स्ट रूल, 6 नंबर रूल में क्या कहता है कि British English words that are spelled with the double vowels like AE or OE are just spelled with an E in American English। मतलब क्या है कि ब्रिटिश इंग्लिश में जहां कहीं भी कोई दो वॉवेल्स आ रहे हैं, जैसे दो वॉवेल्स मतलब स्पेसिफिकली सारे दो वॉवेल्स की बातें चल रही है, वो दो वॉवेल जैसे कि AE और OE, इसी दो की बात चल रही है। ब्रिटिश इंग्लिश में जो वर्ड AE या OE कहीं आ रहे हों, किसी वर्ड में OE और AE आ रहे हों, वही वर्ड अमेरिकन इंग्लिश में उस OE और AE के जगह पे सिर्फ सिंगल E आता है। जैसे आप देखेंगे एक वर्ड लिखा AON, AEON, तो अमेरिकन इंग्लिश में AE के जगह पे E आ गया, EON, मतलब AE ब्रिटिश इंग्लिश में, लेकिन वही वर्ड अमेरिकन इंग्लिश में AE के जगह पे E अकेले आया और बन गया EON। लाइक एस्थेटिक, AESTHETIC, एस्थेटिक, ए के बाद ई आया है, पर वही जब अमेरिकन इंग्लिश में है तो ए के जगह पे ई आ गया, तो क्या स्पेलिंग हो गया ESTHETIC, एस्थेटिक। जस्ट लाइक अनेमिया, ब्रिटिश इंग्लिश में ANAEMIA, मतलब ए और ई के जगह पे, वही अमेरिकन इंग्लिश में आया ए के जगह पे ई आ गया। जैसे अनेमिया, ANEMIA, अनेमिया। लाइक एनेस्थेसिया, अमेरिकन इंग्लिश में ए के जगह पे ई आया हुआ है, पर ब्रिटिश इंग्लिश में एनेस्थेसिया में ANAE आया हुआ है। जैसे देखिए एनेस्थेसिया, ANAESTHESI, लेकिन वही अमेरिकन इंग्लिश में देखेंगे ANESTHESI, एनेस्थेसिया। नेक्स्ट गायनेकोलॉजी, अब देखिए GYNECOLOGY, गायनेकोलॉजी, और यहाँ पे आएगा GYNECOLOGY, मतलब AE के जगह पे ई आ गया। नेक्स्ट वर्ड ल्यूकेमिया, LUKAEMIA, AE के जगह पे अमेरिकन इंग्लिश में LUKE आ गया, LUKEMIA, ल्यूकेमिया।
लाइक डायरिया, DIARRHOE, यहाँ पे OE आया, अमेरिकन इंग्लिश में इस OE की जगह पे सिंगल ही आएगा। जैसे देखिए DIARRHEA, डायरिया। यहाँ पे ओएस्ट्रोजन, OESTROGEN, ओएस्ट्रोजन है ना, OEESTROGEN है, लेकिन वही अमेरिकन इंग्लिश में OE की जगह पे E आ गया, एस्ट्रोजन। तो क्या ये देखा कि ब्रिटिश इंग्लिश में जहां कहीं भी किसी वर्ड में OE या A आ रहा है, अमेरिकन इंग्लिश में वही OE और A की जगह पे सिंगल E आता है। कुछ एक एक्सेप्शंस में है, जैसे देखेंगे यहाँ पे लिखा है इन अमेरिकन इंग्लिश सर्टेन टर्म्स, कुछ ऐसे, बहुत सारे नहीं है बट कुछ एक ऐसे हैं, जैसे कि आर्कियोलॉजी, स्पेलिंग देखेंगे क्या है स्पेलिंग, ARCHAEOLOGY, आर्कियोलॉजी। अभी जो ARCHAEOLOGY है, इसमें A आया हुआ है, तो अमेरिकन इंग्लिश में ये AE वाला टर्म एक्सेप्टेड है, मतलब स्टैंडर्ड के तौर पे आर्कियोलॉजी को AE के साथ ही लिखते हैं, बट ARCHAEOLOGY की जगह पे ARCHEOLOGY भी एक्सेप्टेड है, मतलब AE के जगह पे E वाला जो रूल है वो एक्सेप्टेड है। कहने का मतलब ज्यादातर तो AE और OE के जगह पे E ही यूज होता है, बट कुछ एक ऐसे टर्म है, एग्जाम्पल के तौर पे आर्कियोलॉजी, तो आर्कियोलॉजी विद AE इज टेकन एज स्टैंडर्ड इन अमेरिकन इंग्लिश, बट AE की जगह पे E, बट आर्कियोलॉजी में with E, not AE, is also accepted। तो हमने इस रूल में क्या देखा कि अगर कोई वर्ड है, उसके लास्ट में एक वॉवेल है, फिर उसके बाद L है, और उसमें कोई ऐसा एंडिंग ऐड करना है जिसमें पहले से एक वॉवेल है, तो L डबल हो जाएगा इन ब्रिटिश इंग्लिश, बट अमेरिकन इंग्लिश में L सिंगल रहेगा। दूसरा रूल में क्या देखा, ब्रिटिश इंग्लिश में जहां कहीं भी वर्ड AE या OE आया हुआ है, वो अमेरिकन इंग्लिश में उस AE और OE की जगह पे सिर्फ E आया हुआ है। हाँ, कुछ एक स्टैंडर्ड है, कुछ एक एक्सेप्शन है, जैसे कि आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी वर्ड एज ए स्टैंडर्ड AE एक्सेप्टेड है, बट AE की जगह पे E भी इक्वली एक्सेप्टेबल है। Some nouns that end with ENC in British English are spelled ENSE in American English। मतलब कुछ ऐसे nouns हैं जिसके लास्ट में ENC है in British English, but same word American English में ENSE है, मतलब ENC की जगह पे अमेरिकन इंग्लिश में ENSE है। हम कुछ इस तरह के वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि देखिए डिफेंस, DEFENC, यहां पर क्या है ENC, और DEFENSE यहां पर ENSE है, मतलब अमेरिकन इंग्लिश में C की जगह पे S है, ब्रिटिश इंग्लिश में जहां तक ENC है, अमेरिकन इंग्लिश में वहीं पर ENSE है, मतलब C की जगह पे S है। ये हम नाउन की बात कर रहे हैं। लाइसेंस, LICENCE देखेंगे, LICENCE, बट वही अमेरिकन इंग्लिश में LICENSE, C की जगह पे S ही है। ऑफेंस, OFFENCE, बट वही अमेरिकन इंग्लिश में OFFENSE, C की जगह पे S है अमेरिकन इंग्लिश में। प्रीटेंस, PRETENCE, अमेरिकन इंग्लिश में PRETENSE, बट ऐसे भी वर्ड्स है, अमेरिकन इंग्लिश में ENSE है, तो ब्रिटिश इंग्लिश में भी कुछ ऐसे वर्ड है ENSE है, बट यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। हम जो पढ़ रहे हैं इस रूल में, सेवंथ रूल में, इससे अब तक जो चर्चा किया वो नाउन के बारे में था। ब्रिटिश इंग्लिश में भी ENSE का यूज है, बट वो नाउन नहीं होता, वो वर्ब बन जाता है। नाउन के तौर पे ब्रिटिश इंग्लिश में ENCE ही यूज होता है, नाउन के तौर पे अमेरिकन इंग्लिश में ENSE यूज होता है। ब्रिटिश इंग्लिश में ENSE तभी यूज होगा जब वो उसी नाउन का वर्ब फॉर्म हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे वर्ड जैसे है लाइसेंस, LICENCE, लाइसेंस, ये नाउन है, ENCE है लास्ट में, राइट। अगर इसी वर्ड को अगर वर्ब फॉर्म तैयार करना है तो ENCE की जगह पे ENSE कर देना है। कहने का मतलब ENSE का भी यूज है ब्रिटिश इंग्लिश में, बट ENSE तभी यूज होता है जब वो ENC जो नाउन फॉर्म वाला
वर्ड है उसी को वर्ब फॉर्म में बदलना है। तो मतलब जो वर्ड ENC नाउन फॉर्म में है उसी को अगर वर्ब फॉर्म में बदलना है तो आप ENSE लिख सकते हैं इन ब्रिटिश इंग्लिश। कहने का मतलब ब्रिटिश इंग्लिश में ENCE और ENSE दोनों का यूज है, अमेरिकन इंग्लिश में ENSE का ही यूज है। बट ब्रिटिश इंग्लिश में ENCE जब यूज होता है वर्ड में तो वो नाउन को इंडिकेट करता है, और यदि ENSE का यूज होता है तो वो वर्ब को इंडिकेट करता है। अमेरिकन इंग्लिश में नाउन के लिए भी वही है, मतलब ENSE, और उसी को जब वर्ब बनाना है तो उसके लिए भी वही है ENSE। ब्रिटिश इंग्लिश में थोड़ा सा फर्क आ गया ENC और ENSE का। नेक्स्ट रूल है कि ब्रिटिश इंग्लिश में जो वर्ड OGUE से एंड होता है, अमेरिकन इंग्लिश में वही वर्ड OG से एंड होता है या फिर OGUE से एंड होता है। क्या कहना चाह रहा हूं कि ब्रिटिश इंग्लिश में जो वर्ड OGUE से एंड होता है, मतलब वर्ड के लास्ट में OGUE है, अमेरिकन इंग्लिश में इस वर्ड के लिए दो प्रेफरेंस है। अमेरिकन इंग्लिश में OGUE भी चलता है और साथ ही साथ पैरेलली OG भी चलता है। क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे एक वर्ड है एनालॉग, ANALOGUE, ANALOGUE, एनालॉग, ये ब्रिटिश इंग्लिश में है। बट इसी वर्ड का अमेरिकन इंग्लिश में ANLOGUE है, और एक पॉसिबिलिटी है ANLOG, ओनली G, मतलब ANLOG। मतलब जो वर्ड ब्रिटिश इंग्लिश में ANLOGUE है, मतलब लास्ट में OGUE है, वो भी अमेरिकन इंग्लिश में है। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में एक एडिशनल ऑप्शन है, वो क्या कि सेम वर्ड को आप OGUE के बजाय OG में भी लगा सकते हैं। जैसे एनालॉग, ANALOGUE ब्रिटिश इंग्लिश, बट अमेरिकन इंग्लिश में ANALOG या फिर ANALOGUE, मतलब सेम जो ब्रिटिश इंग्लिश में है वो अमेरिकन इंग्लिश में भी है। बट इसके लिए एक एडिशनल ऑप्शन है अमेरिकन इंग्लिश में, वो क्या कि आप OGUE की जगह पे सिर्फ OG भी एक्सेप्टेबल है। मतलब जैसे एनालॉग, ANALOG एक्सेप्टेबल है, ANALOGUE भी एक्सेप्टेबल है, बट ब्रिटिश इंग्लिश में ANALOGUE ही एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट कैटलॉग, CATALOGUE, बट वही अमेरिकन इंग्लिश में acceptable है सेम वर्ड CATALOGUE, but at the same time CATALOG भी accepted है। डायलॉग, DIALOGUE ब्रिटिश इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में सेम वर्ड एक्सेप्टेड है DIALOGUE, but at the same time एक एडिशनल ऑप्शन है DIALOG का। मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि जो वर्ड OGUE से एंड होता है ब्रिटिश इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में वो इक्वली एक्सेप्टेड है, but at the same time अमेरिकन इंग्लिश में एक एडिशनल ऑप्शन है कि OGUE के बजाय आप चाहें तो OG भी लगा सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा एनालॉग, ANALOG, कैटलॉग, CATALOG, डायलॉग, DIALOG। अब आई थिंक इस वीडियो से बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। कई बार हम कम्युनिकेशंस में या पढ़ते समय या कई बार हम ऐसे वर्ड्स देखते हैं, कई बार एक ही वर्ड का दो ऑप्शन दिखता है। अब आप क्लियर हो रहा होगा कि कई बार जो दो ऑप्शन दिखता है ना, वो ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश की वजह से दिखता है। कहीं पर वो ब्रिटिश इंग्लिश की वजह से वो वर्ड आया हुआ है, सेम वर्ड कहीं अमेरिकन इंग्लिश की वजह से आया हुआ है, तो उसका फिर फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कुछ स्पेलिंग में चेंज जाता है। बट इन सारे ब्रिटिश इंग्लिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश के सीरीज में जितने भी हैं, जितने भी रूल्स पढ़े, अगर रूल्स याद रहेगा तो आप तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि ये अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से है, ये ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से है। इन सीरीज में हम कुछ रूल्स पढ़ रहे हैं जो हमें डिफ्रेंशिएट करना सिखाता है कि ब्रिटिश इंग्लिश में कौन से वर्ड को हम कैसे यूज करते हैं, वही वर्ड अमेरिकन इंग्लिश में कैसे हो जाता है। कि ब्रिटिश इंग्लिश में जिसके लास्ट में ऐसे वर्ड्स जिसके लास्ट में ई है और वो लोन वर्ड है, मतलब फ्रेंच लोन वर्ड है, फ्रेंच लैंग्वेज से ब्रिटिश लैंग्वेज में एंटर हुए हैं वर्ड्स, और उस वर्ड्स के लास्ट में ई है, तो अमेरिकन इंग्लिश में उस ई को ड्रॉप कर दिया गया। क्या कह रहे हैं? In many final E spellings that have come from French loanwords, the final E is dropped in American English. मतलब आप देखेंगे जैसे annex से ANNEXE, बट वही अमेरिकन इंग्लिश में ANNEX, यहाँ पे देखेंगे X के बाद E है, बट यहाँ पर X के बाद E नहीं है। मतलब ब्रिटिश इंग्लिश में वो फ्रेंच लोन वर्ड
जिसके लास्ट में ई है उसको अमेरिकन इंग्लिश में जब लिखते हैं तो ई को ड्रॉप कर दिया जाता है। जैसे ए एक्स ई, अमेरिकन इंग्लिश में इज जस्ट ए एक्स, जो फाइनली है अमेरिकन इंग्लिश में नहीं लिखा। लाइक ग्लिसरीन, GLYCERINE, लास्ट में ई है, बट वही अमेरिकन इंग्लिश में विदाउट ई है, GLYCERIN। ग्रामे, जिसको GRAMME, ग्रामे, बट अमेरिकन इंग्लिश में इट इज सिंपल GRAM। अब आपको कंफ्यूजन होगा यहाँ पे डबल एम ही है, यहाँ पे सिंगल एम क्यों है? दरअसल ये फ्रेंच लोन वर्ड जितने भी हैं उनमें अधिकांश, बहुत सारे, नॉट अधिकांश बट बहुत सारे में क्या हुए है कि जो ई से पहले वाले कंसोनेंट है वो डबल है। मतलब फ्रेंच लोन वर्ड है, लास्ट में ई है, पर ई से पहले वाले जो कंसोनेंट है वो बहुत सारे में डबल हो गया है। ये ब्रिटिश में उसी हिसाब से यूज हुआ, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में कई बार वो डबल यूज होता भी है और कई बार डबल यूज नहीं होता, इसलिए उसमें फोकस नहीं दिया। फोकस इस पे देना है आपको कि ब्रिटिश इंग्लिश में जो फ्रेंच लोन वर्ड है जो लास्ट में ई से एंड होता है, वो अमेरिकन इंग्लिश में उस ई को ड्रॉप कर दिया गया, इस पे ध्यान देना है। थोड़ा बहुत आपको एक्सेप्शन सा मिलेगा। एक्सेप्शन का मतलब कोई डबल एम की बात, जैसे यहाँ पे ग्राम में की बात चल रही है, यहाँ पे तो GRAMM ही है, तो वहां पे तो GRAMM होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, GRAM ही होता है। मतलब ब्रिटिश इंग्लिश में GRAMME, बट अमेरिकन इंग्लिश में GRAM। नेक्स्ट, लाइक जजमेंट, JUDGEMENT। अब यहाँ पे देखेंगे जजमेंट, ई से तो एंड नहीं हो रहा, JUDGEMENT, ये तो टी से एंड हो रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, इसको अलग से कैटेगराइज करते तो ये मिस हो जाता। क्या है कि ये जजमेंट वर्ड बना है ना, जज प्लस मेंट से बना है, JUDGE प्लस MENT, ये नाउन एंडिंग है, इस नाउन बनाने के लिए इसको हम यूज करते हैं। तो JUDGE वाला जो वर्ड है ना, ये इसमें से ई इसमें ड्रॉप हो गया है, मेरा ये कहने का मतलब है। JUDGEMENT ब्रिटिश इंग्लिश में है, बट अमेरिकन इंग्लिश में वो JUDGEMENT, ई नहीं है। याद रखने से मतलब इसको अलग से कैटेगराइज करना मुश्किल सा। तो JUDGEMENT यहाँ पे हो गया JUDGEMENT। नेक्स्ट, लाइक प्रोग्राम, PROGRAMME। अब यहाँ पर ई है बट उसमें ई को ड्रॉप कर दिया गया अमेरिकन इंग्लिश। अब यहाँ भी पहले ग्रामे की तरह, जैसे कि पहले ग्रामे में पढ़ा GRAMME, यहाँ भी प्रोग्राम में PROGRAMME है, तो अमेरिकन इंग्लिश में ई तो ड्रॉप कर ही दिया जाता है, बट डबल एन की जगह पे हम सिंगल एन ही लिखते हैं अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से। तो प्रोग्राम PROGRAMME वो बच जाता है अमेरिकन इंग्लिश में PROGRAM। नेक्स्ट वर्ड, जस्ट लाइक टन, TONE, हम लोग क्या लिखते हैं TONE, बट अमेरिकन इंग्लिश में इट इज जस्ट TON, लास्ट वाला ई ड्रॉप कर दिया गया। तो क्या देखा कि जो ब्रिटिश इंग्लिश में फ्रेंच लोन वर्ड है जो ई से एंड होते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में उस ई को ड्रॉप कर दिया जाता है। हाँ, फ्रेंच लोन वर्ड, ब्रिटिश इंग्लिश में जो फ्रेंच लोन वर्ड है उनमें ऐसा देखा गया है कि ई से पहले वाला जो कंसोनेंट है वो डबल होता है, तो कई बार अमेरिकन इंग्लिश में उसको नहीं लिखते, मतलब डबल की जगह पे सिंगल ही लिखते हैं। बट आपको मेन फोकस यहाँ पे रखना है इस रूल के हिसाब से कि जो ब्रिटिश इंग्लिश में लोन, फ्रेंच लोन वर्ड है जो ई से एंड होता है, वो अमेरिकन इंग्लिश में ई से एंड नहीं होता, मतलब अमेरिकन इंग्लिश में उस ई को ड्रॉप कर दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो डबल कंसोनेंट वाली बात है वो वर्ड टू वर्ड होता है, वो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, इसी नेक्स्ट रूल हम 10th वाला रूल पढ़ेंगे कि ब्रिटिश इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कंसीडर होता है। कहने का मतलब ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से सिंगुलर नाउन को कभी, कलेक्टिव नाउन को कभी हम सिंगुलर भी कंसीडर कर सकते हैं और प्लूरल भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन इज ऑलवेज कंसीडर्ड सिंगुलर, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब ब्रिटिश इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर या फिर प्लूरल दोनों कंसीडर किया जाता है, और उसी हिसाब से वर्ब कौन सा आएगा उसका चयन होता है। लेकिन जब अमेरिकन इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन को यूज करते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे कुछ एक वर्ड लिखते हैं, लाइक यहाँ पर हम वर्ड यूज कर रहे हैं स्टाफ। स्टाफ का मतलब होता है, यहाँ पे मतलब लास्ट में दे दिया गया, स्टाफ मतलब अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज, तो ये कलेक्शन बता रहे, मैंने एम्प्लॉइज का ग्रुप बता रहा है, तो कलेक्टिव नाउन है ये। नेक्स्ट, टीम, अ ग्रुप ऑफ एथलीट्स, टीम में ग्रुप है, ये भी कलेक्टिव नाउन है।
नेक्स्ट लाइक बैंड, बैंड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, तो ये भी ग्रुप है, ये भी कलेक्टिव नाउन है। अब देखेंगे तीनों वर्ड्स का ब्रिटिश इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल दोनों के तौर पे यूज हुआ है, बट अमेरिकन इंग्लिश में इन तीनों वर्ड्स को सिंगुलर के तौर पे यूज हुआ है, राइट। द स्टाफ हैज ऑब्लिक हैव कम, मतलब ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से कोई अगर लिखता है द स्टाफ हैज कम, करेक्ट है, कोई और लिखता है द स्टाफ हैव कम, वो भी करेक्ट, मतलब कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर और प्लूरल दोनों कंसीडर किया जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, तो क्या हो गया द स्टाफ हैज कम। अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से अगर स्टाफ हैव कम आप लिखते तो गलत हो जाएगा, स्टाफ कलेक्टिव नाउन है और वो हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए इसका अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से करेक्ट वर्जन होगा द स्टाफ हैज कम। नेक्स्ट वन, द टीम इज या फिर टीम आर, यहाँ पे इज के बाद ऑब्लिक लिखा है, मतलब आप इज भी लगा सकते हैं या फिर आर भी लगा सकते हैं एज पर ब्रिटिश इंग्लिश। द टीम इज और द टीम आर प्लेइंग टुनाइट ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से, बट वही अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से द टीम इज प्लेइंग टुनाइट, टीम सिंगुलर नंबर में यूज हुआ है क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन अमेरिकन इंग्लिश में सिंगुलर नंबर में ही यूज होता है। लाइक द म्यूजिक बैंड इज ऑब्लिक आर गुड, मतलब द म्यूजिक बैंड इज गुड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द म्यूजिक बैंड आर गुड, क्योंकि म्यूजिक बैंड या जो बैंड है ये कलेक्टिव नाउन है, इसको सिंगुलर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में द म्यूजिक बैंड इज गुड, मतलब बैंड के बाद बैंड कलेक्टिव नाउन है बट उसको यूज किया गया सिंगुलर नंबर के तौर पे, इसलिए द म्यूजिक बैंड इज गुड। तो इस तरह से डिफरेंस देखा कि कलेक्टिव नाउन जो ब्रिटिश इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूप में यूज होता है, और अमेरिकन इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर के रूप में यूज होता है। उससे पहले वाले रूल में देखा कि जो फ्रेंच लोन वर्ड है ब्रिटिश इंग्लिश में वो जनरली ई से एंड होते हैं, बट अमेरिकन इंग्लिश में उसी वर्ड को जब लिखा जाता है तो लास्ट वाले मतलब जो फाइनल ई है उसको ड्रॉप कर दिया जाता है, मतलब फ्रेंच लोन वर्ड ब्रिटिश इंग्लिश में ई के साथ यूज होता है, अमेरिकन इंग्लिश में विदाउट ई के साथ यूज होता है। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके जो पास्ट टेंस अलग अलग यूज किए जाते हैं, माने अलग अलग फॉर्मेट है। कुछ रेगुलर वर्ब्स हैं जिसको रेगुलर के तौर पे यूज होता है ब्रिटिश में और अमेरिकन इंग्लिश में, बट उसी वर्ड का इरेगुलर वर्ब के तौर पे यूज होता है ब्रिटिश इंग्लिश में, बट अमेरिकन इंग्लिश में रेगुलर वर्ब के तौर पे यूज होता है। अब ये रेगुलर वर्ब क्या है इसको जरा समझते हैं। सिंपल है, जिस वर्ब का पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ईडी लगा के बन जाता है उसको हम रेगुलर वर्ब बोलेंगे। क्या कह रहा हूं, जिस वर्ब में पास्ट टेंस बनाना हो अगर ईडी लगा देंगे तो पास्ट टेंस बन जाएगा या पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा, मतलब वो रेगुलर वर्ब है। लेकिन अगर ईडी के अलावा कुछ और लगाना पड़ता हो उसके पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल टेंस बनाने के लिए, इसका मतलब वो इरेगुलर वर्ब है। तो कुछ ऐसे वर्ब हैं जो ब्रिटिश इंग्लिश में रेगुलर वर्ब और साथ ही साथ इरेगुलर वर्ब के तौर पे ट्रीट होते हैं, बट वही अमेरिकन इंग्लिश में सिर्फ रेगुलर वर्ब के तौर पे यूज होते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे एक उदाहरण के तौर पे एक वर्ड लेते हैं ड्रीम, ये वर्ब है राइट, DREAM ड्रीम। ड्रीम को अगर रेगुलर वर्ब के तौर पे पास्ट टेंस बनाए तो आपने ईडी जोड़ देना है तो क्या हो जाएगा ड्रीम्ड, DREAMED। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी DREAMED होगा, मतलब ड्रीम का अगर रेगुलर वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल टेंस ड्रीम्ड हो जाएगा, DREAMED। लेकिन अगर इसी वर्ड को अगर हम इरेगुलर वर्ड के तौर पे यूज करें तो ड्रीम्ड हो जाएगा, DREAMT। पास्ट टेंस भी ड्रीम्ड हो जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ड्रीम की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक ईडी लगा के और एक लास्ट में एमटी लग गया। अगर ईडी लगा तो रेगुलर वर्ब है, मतलब रेगुलर वर्ब के तौर पे यूज हुआ है, अगर उसमें एमटी लगा तो वो इरेगुलर वर्ब के तौर पे यूज हुआ है। तो कुछ एक ऐसे वर्ड्स हैं जो ब्रिटिश इंग्लिश में रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब दोनों तौर पे यूज होते हैं। सेम वर्ब रेगुलर वर्ब के तौर पे भी यूज होता है और उसी वर्ब को इरेगुलर वर्ब के तौर पे भी यूज होता है, मतलब पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए दो पॉसिबिलिटीज है। बट वही वर्ड जब अमेरिकन इंग्लिश में बनाए जाते हैं तो उसके लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश में उन वर्ब्स को रेगुलर वर्ब ही कंसिडर किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बर्ड, BURN बर्ड, ये वर्ब है, अगर इसको आप ईडी लगा देंगे तो BURNED हो जाएगा पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल के लिए, तो ये रेगुलर वर्ब के तौर पर ट्रीट हुआ। ब्रिटिश इंग्लिश में बर्ड वर्ड के लिए
दो पॉसिबिलिटी है। एक तो बर्ड जो कि रेगुलर वर्ब के तौर पे यूज होता है, और एक दूसरा पॉसिबिलिटी बर्ड BURNT क्योंकि इरेगुलर वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। बट अमेरिकन इंग्लिश में ये रेगुलर वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। मतलब बर्ड का अमेरिकन इंग्लिश में BURNED ही यूज होता है, बट ब्रिटिश इंग्लिश में बर्ड एंड बर्ड दोनों होता है। देखेंगे ब्रिटिश इंग्लिश में बर्ड का बर्ड और बर्ड मतलब NT और यहाँ पे ED लगा हुआ है, BURNT यहाँ पे BURNED मतलब दोनों ही यूज में है। करेक्ट यूसेस इन इंग्लिश में ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से दोनों ही वर्ब के फॉर्म यूज में है, बट अमेरिकन इंग्लिश में सिर्फ रेगुलर वे में यूज होने के कारण, रेगुलर वर्ब के तौर पे यूज होने के कारण सिर्फ ED वाला फॉर्म ही एक्सेप्टेबल है। मतलब बर्ड का अमेरिकन इंग्लिश में बर्ड ही होगा, बट ब्रिटिश इंग्लिश में बर्ड और बर्ड दोनों होगा। सेम वे ड्रीम, ड्रीम का ब्रिटिश इंग्लिश में दो पॉसिबिलिटी है, ड्रीम्ड एंड ड्रीम्ड, बट अमेरिकन इंग्लिश में सिर्फ ड्रीम्ड ही पॉसिबल है। लर्न, LEARN, लर्न, लर्न का ब्रिटिश इंग्लिश में दो पॉसिबिलिटी है, लर्न एंड लर्न, बट अमेरिकन इंग्लिश में एक ही पॉसिबिलिटी है, लर्न। लीन, LEAN, लीन, उसका पास्ट टेंस लीन्ड या लीन्ड दोनों ही पॉसिबल है ब्रिटिश इंग्लिश में, बट अमेरिकन इंग्लिश में सिर्फ लीन्ड ही पॉसिबल है। क्लियर हो गई बात? मतलब कुछ एक ऐसे वर्ड जो ब्रिटिश इंग्लिश में रेगुलर वर्ब या इरेगुलर वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, वही वर्ड अमेरिकन इंग्लिश में सिर्फ रेगुलर वर्ब के तौर पे ही यूज होते हैं। इसी के साथ एक और है कि कुछ ऐसे वर्ब है जिसके पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल में OT या EN लगा रहता है, OT या EN से एंड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे गेट एक वर्ब है, गेट की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, गेट, गॉट, गॉट, एक तो ये केस हो सकता है, एक हो सकता है गेट, गॉट, गॉटन। अब जरा देखेंगे गेट को ब्रिटिश इंग्लिश में OT एंडिंग ही एक्सेप्टेबल है। मतलब गेट वर्ड OT से जब एंड होगा तब उसके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल के लिए एक्सेप्टेबल है ब्रिटिश इंग्लिश में, बट अमेरिकन इंग्लिश में OT एंडिंग या EN एंडिंग दोनों एक्सेप्टेबल है। मतलब गेट वर्ड का ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल टेंस गॉट होगा, बट अमेरिकन इंग्लिश में गेट के लिए पास्ट टेंस गॉट है और पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल गॉटन है। एट द सेम टाइम पास्ट पार्टिसिपल के लिए आप अमेरिकन इंग्लिश में गॉट भी यूज कर सकते हैं। क्या कह रहा हूं कि अमेरिकन इंग्लिश में OT एंडिंग और EN एंडिंग दोनों ही एक्सेप्टेबल है, बट ब्रिटिश इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ OT एंडिंग ही एक्सेप्टेबल है। ये आपको ध्यान देना है। एक स्पेसिफिक वर्ड है टू हैव, जिसको ब्रिटिश इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में अलग अलग तरह से यूज करते हैं। जो वर्ब है हैव मतलब टू हैव, ये यूज किया जाता है पोजीशन को शो करने के लिए। जैसे टू हैव मतलब द वर्ब यूज्ड टू टॉक अबाउट पोजीशन। अगर कोई चीज को आप पोजेस करते हो, कोई चीज आपका है, किसी चीज पे आपका अधिकार है, इस पोजीशन को शो करने के लिए हम हैव वर्ड का यूज करते हैं ना। जैसे आई हैव अ कार, आई हैव अ बाइक, आई हैव अ पेन, राइट। ये जो हैव वर्ड है ये इंडिकेट कर रहा है पोजीशन, बट ये हैव वर्ड मतलब पोजीशन के लिए हैव वर्ड ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में अलग अलग ढंग से यूज होता है, अलग अलग तरह से यूज होता है। ब्रिटिश इंग्लिश में पोजीशन के लिए आप यूज करते हो टू हैव गॉट। ब्रिटिश इंग्लिश में पोजीशन को अगर शो करना है तो उसका स्ट्रक्चर होता है टू हैव के बाद गॉट आता है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में पोजीशन के लिए वर्ब ही है टू हैव। मतलब अगर आपको ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से अगर ये बताना हो कि मेरे पास एक किताब है या मुझे एक किताब है, तो आई हैव गॉट अ बुक। और करेंगे क्या कह रहा हूं, स्ट्रक्चर क्या है पोजीशन को से शो करने के लिए ब्रिटिश इंग्लिश में टू हैव गॉट। हैव अपने आप में वर्ब है, लेकिन पोजीशन को शो करने के लिए ब्रिटिश इंग्लिश में गॉट यूज होता है यानी हैव के साथ। तो ब्रिटिश इंग्लिश में क्या है स्ट्रक्चर इसके लिए, टू हैव गॉट, बट अमेरिकन इंग्लिश में सिंपल है टू हैव। मतलब जैसे जिस चीज का पोजीशन दिखाना है उस नाउन को ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से आपको हैव गॉट के बाद रखना पड़ेगा, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में उस नाउन को हैव के इमीडिएट बाद रखना पड़ेगा। जैसे
आई हैव गॉट अ बुक, गौर करेंगे ये जो अ बुक है नाउन गॉट के बाद आया है और गॉट से पहले हैव आया है, इसलिए स्ट्रक्चर में लिखा टू हैव गॉट। आई हैव गॉट अ बुक, मैंने हैव के बाद गॉट आया, फिर उसके बाद एक नाउन आया है, राइट। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में हैव के बाद डायरेक्टली नाउन आया है, गॉट का यूज नहीं हुआ है। जैसे आई हैव अ बुक, शी हैज गॉट अ कार, ब्रिटिश इंग्लिश में, बट अमेरिकन इंग्लिश में शी हैज अ कार। कहने का मतलब है टू मीन पोजीशन, ब्रिटिश इंग्लिश में टू हैव गॉट यूज होता है, बट अमेरिकन इंग्लिश में जस्ट टू हैव होता है। मतलब ब्रिटिश इंग्लिश में नाउन को आपको गॉट के बाद रखना पड़ेगा, टू हैव गॉट के बाद नाउन को रखना पड़ेगा, बट अमेरिकन इंग्लिश में जस्ट हैव के बाद रखना है। जैसे कि एग्जांपल में देखा, शी हैज गॉट अ कार एज पर ब्रिटिश इंग्लिश, बट अमेरिकन इंग्लिश में क्या होगा, शी हैज अ कार। अब क्वेश्चन आता है, क्या अमेरिकन इंग्लिश में गॉट यूज नहीं होता है? होता है, बट उसका मतलब बदल जाता है। अगर अमेरिकन इंग्लिश में हैव के बाद गॉट यूज होता है तो उसका मतलब पोजीशन नहीं होता। मैं बात कर रहा हूं अमेरिकन इंग्लिश की। अमेरिकन इंग्लिश में हैव के बाद गॉट आता है, पर उस वक्त वो पोजीशन को मीन नहीं करता, बल्कि ऑब्लिगेशन को मीन करता है। मतलब ऑब्लिगेशन का मतलब एक ऐसा कुछ जो उसको मजबूरी में करना पड़ रहा है। जैसे इमेजिन कीजिए किसी के पास टाइम नहीं है कहीं जाने के लिए या किसी से मिलने के लिए, लेकिन उसको फिर भी जाना पड़ता है, तो क्या बोलेगा? आई डोंट हैव टाइम, बोलेगा ना, मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम, बट आई हैव गॉट टू गो। वर्ड कर लेंगे, आई हैव गॉट टू गो, वर्ड आया, हैव के बाद गॉट आया। जैसे देखिए यहाँ पे नोट में लिखा है, टू हैव गॉट इज यूज्ड इन अमेरिकन इंग्लिश टू, बट टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन नॉट पोजीशन। जैसे आई डोंट हैव टाइम टू सी हर, बट आई हैव गॉट टू गो। मतलब ये जो स्पीकर है वो कहना चाह रहा है कि मेरे पास उससे मिलने के लिए जाने के लिए समय नहीं है, लेकिन मुझे जाना ही होगा। ये जो वर्ड, ये जो बोल रहे हैं जाना ही होगा, ये ऑब्लिगेशन है, मतलब उसकी मजबूरी है, तो उसको जाना ही होगा। जब ऐसा सेंस आता है, ऐसा ऑब्लिगेशन का सेंस आता है, तब अमेरिकन इंग्लिश में हैव गॉट यूज होता है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हैव गॉट के बाद वर्ब आएगा। जब अमेरिकन इंग्लिश में गॉट आएगा हैव के बाद, तो गॉट के बाद एक वर्ब आएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे, आई हैव गॉट टू गो, है ना। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में जब गॉट आया उसके बाद एक नाउन था, जैसे आई हैव गॉट अ बुक, बट यहां पर आई हैव गॉट टू गो, फर्क है। मतलब ब्रिटिश इंग्लिश में हैव के बाद गॉट लगता है तो पोजीशन के लिए उसके बाद नाउन आ जाता है, मतलब आई हैव गॉट अ कार। लेकिन वही अमेरिकन इंग्लिश में पोजीशन शो करना है तो हैव के बाद गॉट नहीं लगता, डायरेक्टली नाउन आ जाता है, आई हैव अ कार। लेकिन गॉट का यूज होता है ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश में गॉट का यूज अमेरिकन इंग्लिश में होता है, पर उस वक्त मैंने हैव के बाद, इसकी बात कर रहे हैं, मैंने स्ट्रक्चर हैव के बाद गॉट यूज अमेरिकन इंग्लिश में होता है, पर उस वक्त उसका मीनिंग पोजीशन नहीं होता, वो मीनिंग हो जाता है ऑब्लिगेशन। और जब ऐसा होता है तो गॉट के बाद वर्ब आता है, जैसे आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना ही होगा। शी हैज गॉट टू राइट, उसे लिखना ही होगा। इस तरह का ऑब्लिगेशन हो गया, मतलब शी हैज गॉट टू राइट, गॉट के बाद टू राइट आया, मतलब वर्ब आया। तो अमेरिकन इंग्लिश में गॉट यूज हुआ हैव के बाद, और उसके बाद क्या आया? वर्ब, इसीलिए वो ऑब्लिगेशन को मीन करेगा। और ब्रिटिश इंग्लिश में गॉट के बाद एक नाउन आता है, इसीलिए वो पोजीशन को मीन करता है। हाँ, ऑब्वियसली डिफॉल्ट इस बात को मान के चलते हैं कि गॉट से पहले हैव है, ये बात मैं इसको इग्नोर नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं टू हैव गॉट ब्रिटिश इंग्लिश में फॉर पोजीशन, मतलब टू हैव गॉट प्लस एक नाउन, बट वही अमेरिकन इंग्लिश में पोजीशन के लिए जस्ट टू हैव उसके बाद नाउन, मतलब गॉट यूज नहीं होता पोजीशन के लिए। बट अमेरिकन इंग्लिश में गॉट का यूज अगर होगा तो हैव के बाद गॉट रहा, बट उसके बाद डायरेक्टली वर्ब आएगा, ये मैं कहना चाह रहा हूं। नेक्स्ट रूल नंबर 30, हम इसमें थोड़ा सा डेट फॉर्मेट के बारे में देखेंगे। मतलब ब्रिटिश इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में डेट फॉर्मेट क्या क्या है, मतलब किस तरह से हम डेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ब्रिटिश इंग्लिश में डेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 पॉसिबिलिटीज हैं, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में हम 2 तरह से यूज करते हैं। मैं 2 पॉसिबिलिटीज है। ब्रिटिश इंग्लिश में
जब आप डेट फॉर्मेट रिप्रेजेंट करेंगे तो पहले डेट आएगा, मतलब डे आएगा। जैसे कई बार आप फॉर्म फिलअप करते समय लिखा रहता है ना BD/MM/YY। BD का मतलब हो गया जो जैसे नंबर ऑफ डेज, मंथ का जो डे होगा, राइट। डे मतलब मंडे संडे वाली नहीं, डे मतलब 1 2 3 ये कह रहा हूं। तो यहाँ पे BD, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर। अब जनरली क्या है, ईयर में 2 डिजिट से हम दिखा देते हैं और कई बार पूरा भी लिखा जाता है। तो वहां भी ईयर जब हम वाई कह रहे हैं ना, तो यहाँ पे 2 के लिए फॉर्मेट है, बट हम वहां पे 2 में दिखाएं या 4 नंबर्स में, 4 फिगर में दिखाएं, दोनों के लिए एक्सेप्टेबल है। जैसे BD/MM/YY मतलब पहले डेट, फिर उसके बाद मतलब डे, मतलब डे, पहले डे, फिर मंथ, उसके बाद ईयर, और बीच में स्लैश आया। दूसरी पॉसिबिलिटी है स्लैश के जगह पे डॉट, मतलब BD.MM.YY। वही अमेरिकन इंग्लिश में डे को पहले नहीं लिखा जाता, पहले मंथ लिखा जाता है, उसके बाद डे को लिखा जाता है। जैसे अमेरिकन इंग्लिश में पॉसिबिलिटी है MM/BD/YY। क्या फर्क है, यहां पर है BD/MM/YY, यहां पर क्या है MM/DD/YY। मतलब यहां जो डे है वह करेंगे, ये पहले आया है, बट यहां पर जो डे है ना, ये बीच में आया है, ईयर लास्ट में आया है। बस डेट और मंथ का फर्क है। यहां पर मंथ, अमेरिकन इंग्लिश में मंथ पहले आया है, डे बाद में आया है, बट यहां पर ब्रिटिश इंग्लिश में डे पहले आया है और मंथ बाद में आया है। ब्रिटिश इंग्लिश में डॉट का यूज होता है वेरी फ्रीक्वेंटली, मैंने स्लैश के जगह पे डॉट का ज्यादा यूज होता है। अमेरिकन इंग्लिश में डॉट का ऑप्शन नहीं है, अमेरिकन इंग्लिश में हम डॉट यूज नहीं करते। तो एक तो ये हो गया, ये यूज होगा। एक दूसरी भी पॉसिबिलिटीज है अमेरिकन इंग्लिश में, बट ब्रिटिश इंग्लिश में वो थर्ड पॉसिबिलिटी हो गई। क्या हुआ, जब कभी भी आप मंथ लिखते हैं तो कई बार ना मंथ को नंबर में ना रिप्रेजेंट करके डायरेक्टली मंथ का नाम लिखा जाता है, उस हिसाब से भी हम दिखाते हैं। तो जब ऐसा करते हैं तो डे को पहले लिखा जाता है, मतलब यहीं पे देख लीजिए क्या है, डे, मंथ और ईयर। जब मंथ को नेम में रिप्रेजेंट करेंगे तब ना स्लैश होगा ना डॉट होगा, मतलब ना फुल स्टॉप होगा। जैसे यहाँ पे डॉट को हम फुल स्टॉप बोल रहे हैं, बट ये वास्तव में डॉट कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या है, 15 अगस्त 1947, ये भी तो डेट है, 15 अगस्त 1947। कहीं भी स्लैश नहीं है, कहीं भी कॉमा नहीं है, कहीं भी डॉट नहीं है, और कहीं ये ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से 15 अगस्त 1947, मतलब मंथ के बाद बिना कॉमा यूज करे 1947 है, और डे को पहले लिखा गया। पर इसी फॉर्मेट के लिए अमेरिकन इंग्लिश में क्या पॉसिबिलिटी है, मतलब अगर अमेरिकन इंग्लिश में नेम ऑफ द मंथ को रिप्रेजेंट करना हो, मतलब नेम ऑफ द मंथ लिखना हो, तब कैसे लिखेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में चूंकि अमेरिकन इंग्लिश के फॉर्मेट में मंथ पहले आता है, तो आपको नेम ऑफ द मंथ को पहले लिखना पड़ेगा, लाइक यू सी अगस्त 15, उसके बाद कॉमा देना पड़ेगा और उसके बाद ईयर लिखना पड़ेगा, वर्क करेंगे। इसी के लिए ब्रिटिश इंग्लिश में कहीं पीरियड नहीं, कहीं कॉमा नहीं, कहीं स्लैश नहीं, डायरेक्टली डे, मंथ और ईयर। मतलब 15 अगस्त 1947, बीच में कहीं स्लैश नहीं, बीच में कहीं कॉमा नहीं, बीच में कहीं डॉट नहीं। लेकिन इसी फॉर्मेट में अमेरिकन इंग्लिश के में, अगर अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से लिखते हैं तो पहले आता है मंथ, उसके बाद डे, उसके बाद कॉमा, फिर ईयर। देखेंगे मंथ, डे, कॉमा, फिर ईयर। जैसे वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15/08/1947, इसी को ऐसे लिख सकते हैं इस डेट को, और 15.08.1947 और 15 अगस्त 1947। वही अगर अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से हो तो वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 08/15/1947 और अगस्त 15, 1947। मतलब डे फॉर्मेट के लिए या डेट फॉर्मेट के लिए ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में थोड़ा सा फर्क है। ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से स्लैश के बजाय डॉट का यूज बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। अमेरिकन इंग्लिश में डॉट का यूज ना के बाद नहीं होता है, स्लैश यूज होता है उसके जगह पे।
बाकी जब मंथ को नेम से रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए ब्रिटिश इंग्लिश के फॉर्मेट और अमेरिकन इंग्लिश के फॉर्मेट थोड़ा सा फर्क है। ब्रिटिश इंग्लिश में फॉर्मेट में पहले डे लिखते हैं, फिर उसके बाद नेम ऑफ द मंथ लिखते हैं, उसके बाद ईयर लिख देते हैं, बीच में कहीं पे कॉमा नहीं, बीच में कहीं पे स्लैश नहीं, बीच में कहीं पे डॉट नहीं। बट अमेरिकन इंग्लिश में पहले नेम ऑफ द मंथ लिखेंगे, फिर डे लिखेंगे, उसके बाद कॉमा आएगा, फिर उसके बाद ईयर आएगा, जैसे अगस्त 15 1947। 13 रूल्स पढ़े हैं, और भी हो सकते हैं, बट अभी मैं ब्रिटिश इंग्लिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश में नहीं लेके आऊँ, भविष्य में और भी रूल्स लेके आएंगे, और भी डिफ्रेंशिएशन करता हुआ कोई पॉसिबिलिटी हुआ तो हम जरूर लेके आएंगे। होप आपको समझ में आई। आप एक बार वीडियोस देख लीजिए, आपको समझ में बिल्कुल ही आ जाएगी।